दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बाबा रामदेव को योग गुरु और पतंजलि को स्वदेशी का ब्रांड एम्बेसडर बताया गया, वही कंपनी आज देश की सबसे बड़ी भ्रामक विज्ञापन माफिया कही जा रही है। नमस्कार साथियों, मेरे नाम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 और 2025 में पतंजलि को बार बार फटकार लगाई। कोर्ट ने अब मानना तक की चेतावनी दी, लेकिन झूठे दावे रुकते नहीं। केरल की अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिए। 14 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के लाइसेंस रद्द हुए और कोरोनिल जैसी दवाओं ने कोरोना महामारी के बीच पूरे देश को गुमराह किया। सवाल यह उठता है, क्या पतंजलि सचमुच आयुर्वेद का झंडा बर्बाद है या फिर धर्म और राजनीति की आड़ में खड़ा एक कॉर्पोरेट साम्राज्य जो कानून और विज्ञान दोनों का मजाक उड़ाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के बारे में। पतंजलि को लंबे समय तक स्वदेशी उत्पादों का चैंपियन और भारतीय आयुर्वेद को आधुनिक दौर में पुनर्जीवित करने वाली कंपनी के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी का विस्तार हुआ वैसे वैसे यह विवादों और कानूनी मामलों में उलझती चली गई। सवाल यह है, क्या पतंजलि सिर्फ एक बिजनेस हाउस है या फिर इसके पीछे राजनीति, धर्म और आर्थिक हितों का जटिल गठजोड़ छिपा है? सबसे पहला और सबसे बड़ा विवाद पतंजलि पर लगे भ्रामक चिकित्सा दावों का है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कोविड जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज बताकर प्रचारित किया, जबकि ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 के तहत ऐसे दावे पूरी तरह प्रतिबंधित है। कई मामलों में केरल और अन्य राज्यों की अदालतों ने गैर जमानती वारंट जारी किए, पर रामदेव और बालकृष्ण अक्सर कोर्ट में हाजिर होने से बचते रहे। सुप्रीम कोर्ट तक ने इन भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी टिप्पणी की और यहाँ तक कहा कि पतंजलि की माफी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह उल्लंघन बार बार दोहराए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 14 से अधिक उत्पादों की लाइसेंस जब्त की, लेकिन विज्ञापनों पर रोक लगाने में पतंजलि ने कोई सहयोग नहीं किया। दूसरा बड़ा सवाल है उत्पादों की गुणवत्ता और लैब टेस्टिंग। 2013 से 2016 के बीच करीब 40% पतंजलि उत्पाद सरकारी लैब टेस्ट में फेल पाए गए। खासतौर पर आंवला जूस और शिवलिंग बीज जैसे उत्पादों में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन हुआ। हरिद्वार की एक अदालत ने तो पतंजलि पर गलत ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापनों के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उनके घी और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के आरोप भी लगे, जिनमें गैर शाकाहारी सामग्री तक पाई गई। यह सीधे उपभोक्ताओं के विश्वास और ब्रांड की साख पर चोट करता है। अब बात करते हैं श्रम कानून और लेबलिंग विवादों की। 2005 से 2006 में पतंजलि के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर श्रम कानून उल्लंघन और दवाओं की गलत लेबलिंग के कई मामले सामने आए। यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ उत्पादों में मानव और पशु डीएनए के अंश पाए गए। बाबा रामदेव ने इन आरोपों को हमेशा नकारा, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स ने उनकी विश्वसनीयता पर गहरे सवाल उठाए। फिर आया कोरोनिल घोटाला। कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया इलाज ढूंढ रही थी, पतंजलि ने अपनी दवा कोरोनिल को कोरोना का चमत्कारिक इलाज बताकर बाजार में उतारा। बाद में सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ कर दिया कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आयुष मंत्रालय ने इसे केवल इम्यूनिटी बूस्टर कहकर सीमित किया, लेकिन कंपनी ने इसे इलाज बताकर जमकर मुनाफा कमाया। इस गलत प्रचार के कारण जगह जगह एफआईआर हुई और डॉक्टर संगठनों ने मुकदमे भी दर्ज किए। इसके अलावा बाबा रामदेव की राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार विवादों में रही। मंच से कई बार उन्होंने सांप्रदायिक बयान दिए और विदेशी कंपनियों पर पतंजलि को बदनाम करने का आरोप लगाया। आलोचकों का कहना है कि रामदेव अक्सर धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल व्यापारिक हितों के लिए करते हैं। इसी तरह संपत्ति विवादों में भी पतंजलि फाउंडेशन का उपयोग निजी लाभ के लिए किए जाने के आरोप लगे हैं।
आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, उन पर भी सरकारी ठेकों में गड़बड़ी के आरोप लगे। 2023 में उत्तराखंड टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए 3 अलग-अलग कंपनियों ने टेंडर डाला, लेकिन बाद में पता चला कि तीनों कंपनियों में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स खुद बालकृष्ण के ही हैं। नियमों के खिलाफ जाकर सरकार ने इन्हें टेंडर भी दे दिया, जो साफ तौर पर राजनीतिक और प्रशासनिक पक्षपात को दिखाता है। तो सवाल यह उठता है कि पतंजलि क्या है? क्या यह सच में आयुर्वेद और स्वदेशी को प्रमोट करने वाला ब्रांड है, या फिर धर्म, राजनीति और व्यापार का एक नेटवर्क जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कानून और नैतिकता को किनारे कर देता है? भ्रामक विज्ञापन, कोर्ट केस, उत्पाद गुणवत्ता की कमी, गलत लेबलिंग और राजनीतिक संरक्षण, ये सब पतंजलि के लिए बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, जब हम पतंजलि और बाबा रामदेव की दुनिया को देखते हैं तो यह साफ नजर आता है कि चमकदार पैकेजिंग के पीछे गहरे विवाद छिपे हुए हैं। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठित नेटवर्क है जिसमें व्यापार, राजनीति, धर्म और विवाद का मिश्रण है। अब यह आपके ऊपर है कि आप पतंजलि को एक साधारण आयुर्वेदिक ब्रांड मानते हैं, या फिर इसे उस विवादित खेल का हिस्सा समझते हैं जो समाज की भलाई के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये एक्सपोज की शुरुआत थी। आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए बतंगड़।